नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र चांदोलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की कहानी के बारे में जानने वाले हैं, जिसके पास एक समय लोकसभा में मात्र 2 सीटें बची थी और आज वही पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, जिसके पास आज अराउंड 10 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव सदस्य हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की। बीजेपी की असली कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें जाना होगा 1951 में। उस समय कांग्रेस का भारत की राजनीति पर पूरा डोमिनेंस था। लेकिन कांग्रेस के कई फैसलों के विरोध में खड़े थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनमें से एक फैसला था कश्मीर राज्य को दिया गया स्पेशल स्टेटस। इस स्टेटस के विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा भी दिया। उन्होंने कहा, एक देश में दो संविधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चले। इसके चलते उन्होंने भारत में एक नई संस्था की स्थापना की, जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ को आरएसएस का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। इसके चलते उनके साथ कई और नेता जुड़े, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। दीनदयाल उपाध्याय वही इंसान है जिन्होंने इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का सिद्धांत दिया, जो आज बीजेपी की आइडियोलॉजी का आधार माना जाता है। अब हम समझते हैं कैसे 1951 में बना भारतीय जनसंघ 1980 तक आते आते बन जाता है भारतीय जनता पार्टी। 1975 का समय आता है, तब इंदिरा गांधी सरकार पूरे भारत में इमरजेंसी अनाउंस कर देती है। कई विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी हटती है 1977 में, ये विपक्ष की नेता एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक नई पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम रखा जाता है जनता पार्टी। इसी जनता पार्टी में शामिल हो जाता है जनसंघ और चुनाव लड़ता है 1977 का, जिसमें इंदिरा गांधी सरकार को बुरी शिकस्त मिलती है जनता पार्टी के हाथों। जनता पार्टी के जीतने के बाद भारत के पहले ऐसे पीएम बनते हैं जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। उनका नाम था मोरारजी देसाई। जनता पार्टी में आपसी विरोध होना शुरू हो जाता है। आरएसएस के कई मुद्दों पर उनमें विरोध होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से 1980 तक आते आते जनता पार्टी टूट जाती और जनसंघ अलग होकर एक नई पार्टी बनाता है, जिसे नाम दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद बीजेपी अपना पहला अध्यक्ष चुनती है अटल बिहारी वाजपेयी को, जो कि उन्हें 1984 के लोकसभा चुनाव में लीड करते हैं। लेकिन 1984 के लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए डिजास्टर साबित होते हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, जिसके बाद पूरे भारत में एक सिंपैथी की वेव फैल जाती है, जिसका फायदा होता है कांग्रेस सरकार को। कांग्रेस को 1984 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत मिलती है और बीजेपी को मिलती है मात्र 2 लोकसभा सीटें। इन चुनावों के बाद सभी एनालिस्ट ये मानने लगते हैं कि बीजेपी का भविष्य खत्म हो चुका है। लेकिन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के भविष्य के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट लेकर आते हैं, जब वो शुरू करते हैं राम रथ यात्रा। ये आंदोलन बीजेपी को भारत के गांव-गांव तक पहुंचा देता है, इसकी पॉपुलैरिटी को दिन प्रतिदिन बढ़ाने लगता है और 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद वो पीक पर पहुंच जाता है। जितनी भी पॉपुलैरिटी थी वो बीजेपी को मिलनी शुरू हो जाती है। इसका फायदा उन्हें 1996 में मिलता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 13 दिनों के लिए भारत के पीएम बनते हैं। बहुमत नहीं होने के कारण उनकी सरकार टूट जाती है, लेकिन 1998 में वो फिर से भारत के पीएम बनकर आते हैं, लेकिन इस बार वो बहुमत के साथ आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू मुस्लिम राजनीति को पीछे छोड़ते हुए भारत के हित में फैसले लेने पर फोकस करते हैं, जैसे कि पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, जिसकी बदौलत आज हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और इस वॉर के युग में भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं। उनके कई फैसले थे, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट्स, टेलीकॉम रिफॉर्म्स और भी कई सारे फैसले जो भारत के भविष्य बदलने में कारगर साबित हुए और उन फैसलों का आज भी भारत को फायदा हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को ही नहीं, इंडिया को भी एक नई दिशा दी और आज भी उन्हें इसी वजह से याद किया जाता है। इसके बाद बीजेपी की हिस्ट्री में एक नया अध्याय आता है, एक नया युग आता है, जिसे कहा जाता है मोदी युग। 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाता है। उन्होंने करप्शन, डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पर कैंपेन चलाया। परिणाम यह हुआ
बीजेपी ने 282 सीटें जीत ली और 30 साल बाद भारत में एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी सरकार बनी। इस भारी बहुमत जीत का पीएम नरेंद्र मोदी ने बखूबी फायदा उठाया। बीजेपी का सबसे पहला मुद्दा था, वो था आर्टिकल 377, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाया था जब उन्होंने जनसंघ को बनाया था। बीजेपी सरकार ने सबसे पहले इसी मुद्दे पर आवाज उठाई और 377 को हटाया। लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में राम मंदिर बनाने का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने वो भी पूरा किया। इन कड़े फैसलों की बदौलत बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। आज बीजेपी के पास सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर्स है। बीजेपी इंडिया को ग्लोबली ग्लोबली ले जाने में सक्षम रहा, जिसकी बदौलत आज बीजेपी फाइनेंशियली भी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी बन चुकी है।